Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about cells and tissue of the nervous system. It means कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं और कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं जो इन सेल्स के सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में हम नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेल्स एंड टिश्यूज़ का डिस्क्रिप्शन करेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या क्या हैं। तो नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू फंक्शनल होने के लिए हमारे वेरियस टाइप ऑफ की सेल्स होती हैं, उनमें से एक सेल्स न्यूरॉन भी होता है जिसका डिस्क्रिप्शन हम नर्वस सिस्टम की यूनिट में करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, हम उसको एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स वो जो नर्व्स होती हैं तो वो कई सारी न्यूरॉन से मिलकर के बनी होती हैं। हम एक न्यूरॉन्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो एक न्यूरॉन्स होता है, उसमें बीच में एक्सॉन होता है, ऊपर की ओर डेंड्राइट्स होते हैं। तो वो जो डेंड्राइट्स होते हैं अगले न्यूरॉन से सिनेप्स प्रोसेस होता है, सिनेप्स प्रोसेस के थ्रू जुड़े होते हैं, हम आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी लगातार बनाए रखते हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन्स ये है, दूसरा न्यूरॉन्स ये है, तो आपस में ऐसे कनेक्टिविटी बना के एक साइकिल बनाते हैं। तो वो लगातार कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ करके और फिर कई सारे मिल करके बंडल्स बनाते हैं, और बंडल्स जब कई सारे एक्सॉन के मिलते हैं तो वो फिर एक नर्व का फॉर्मेशन करती है। तो वही नर्व्स जो होती है जो सेंसरी इंडिंग से लेकर के मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कल भी मैंने ये चीज़ बताया था, उसमें से सेंसरी नर्व्स थी जो सिर्फ सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाती थी, और कुछ मोटर नर्व्स थी जो ब्रेन से लेकर के इफेक्टर ऑर्गन तक काम करती थी। तो हम उनका आज एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम हमारे न्यूरॉन से ही मिल करके बना होता है। विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, जो कि नर्व इम्पल्सेस को कैरी करके ले जाता है, यानी हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये इम्पल्सेस को मैसेज के थ्रू पहुंचाते हैं। एंड आर सपोर्टेड बाय यूनिक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स नोन एज न्यूरोग्लिया। अभी हमने कल बताया भी था कि हम न्यूरोग्लिया का डिस्क्रिप्शन करेंगे और नर्व सेल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं तो वो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो कि मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यही न्यूरॉन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू एक होता है न्यूरोग्लिया नाम से, तो इस न्यूरोग्लिया के थ्रू ये सपोर्ट में रहते हैं। देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सेल्स, ये बहुत सारे होते हैं, 1 ट्रिलियंस, लगभग ये 1 ट्रिलियन होते हैं। 1 ट्रिलियन बहुत सारी संख्याएं होंगी। ग्लियल सेल्स एंड 10 टाइम्स फीवर न्यूरॉन्स, यानी जो ग्लियल सेल्स सपोर्टिव टिश्यू बोलते हैं इनको, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव टिश्यू कहलाते हैं, तो ये लगभग 1 ट्रिलियन होते हैं और उससे कई गुना कम न्यूरॉन्स हमारे होते हैं। तो हम अब न्यूरॉन का डिस्क्रिप्शन करेंगे। व्हाट इज़ द न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं और इम्पल्सेस को कैसे ले जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, वो केमिकल्स पर्टिकुलर टाइम पर रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं और जिससे तुरंत हमारा मैसेज कन्वे होता है। तो हम न्यूरॉन्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी फिगर भी इसका दिखा रहे हैं। ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होती है, सेल बॉडी होती है, एंड इट्स प्रोसेस, और इसका प्रोसेसेस भी होता है, एंड एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी मेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूरॉन्स का, और इसके अलावा एक्सॉन भी पाया जाता है। एक्सॉन बीच वाला पोर्शन होता है जिसको स्टेम बोलते हैं। जैसे कि मैं पेन पकड़ रखा हूँ, तो यहाँ पे अपर साइड पे यहाँ पे राउंड शेप में एक होगा, तो राउंड शेप में सेल बॉडी बनती है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और ये इसकी प्रोसेस हो जाती है, और इस प्रोसेस में
एक्सॉन, ये प्रोसेस को एक्सॉन बोला जाता है। फिर डेंड्राइट्स, एक ब्रांच, जैसे पौधा होता है, पौधे की ट्री बहुत सारी होती हैं और उसकी शाखाएं बहुत होती हैं, तो इसी प्रकार के डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है। बंडल ऑफ एक्सॉन, जैसे कि मैंने बताया अभी, तो जो एक्सॉन होते हैं तो एक एक्सॉन, दो एक्सॉन, तीन एक्सॉन, ऐसे मिलके बहुत सारे जब एक्सॉन मिलते हैं तो वो एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लकड़ी का गट्ठा बनाते हैं। तो इस टाइप का जब एक्सॉन मिलेगा तो वो एक नर्व बनती है, और वो नर्व हमारी बहुत सारी होती हैं, उन नर्व का डिस्क्रिप्शन आगे हम करेंगे। तो वो वही नर्व्स जो होती हैं जो सेंसेशन को लेकर के जाती हैं, और ब्रेन से जब मैसेज लाती हैं इफेक्टर ऑर्गन्स तक जो वर्क होता है, तो वो भी हमारे इन्हीं नर्व्स की वजह से ही होता है। तो ये मान के चलिए कि हमारे बॉडी में हेड से लेकर के टो तक बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो कि एक एक स्किन, एक एक टिश्यूज़, एक एक हमारी आर्टरीज, वेन, हार्ट मसल्स और जॉइंट्स, इन बहुत जगह पे नर्व्स की सप्लाई होती है, जो कि हमारे कहीं के भी पेन का सेंसेशन होगा, टच का सेंसेशन होगा, जब हम किसी को देखते हैं हियरिंग का सेंसेशन होगा, सुनने वाला सेंसेशन होगा, सूंघने का सेंसेशन होगा, ये सब नर्व की वजह से ही होता है, जिनको एक्सॉन से मिल कर के बनते हैं, जो कि एक्सॉन से मिल कर के बनते हैं। हम इनका आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे। न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते। मतलब जैसे हमने सेल बताया था, सेल पढ़ाया था, तो सेल का डिवीज़न होता है। सेल मतलब एक सेल जो होती है तो दूसरी सेल डिवीज़न से सेम टू सेम दूसरी सेल बन जाती है, लेकिन न्यूरॉन्स में ऐसा नहीं होता है। एंड फॉर सर्वाइवल, अगर न्यूरॉन्स कैसे जिंदा रहते हैं, न्यूरॉन्स सर्वाइवल, दे नीड अ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। न्यूरॉन्स को जिंदा रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन जो होती है और ग्लूकोज, इन चीज़ों का सप्लाई कंटिन्यू हमारे बॉडी में होना चाहिए। इन्हीं की वजह से ये हमारे सर्वाइव कर पाते हैं न्यूरॉन्स। अब ये एक जो पिक दिखा रहे हैं सामने, ये हमारे न्यूरॉन्स का पिक है। तो न्यूरॉन्स में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं आपको, एरो से भी बता देंगे आपको। न्यूरॉन्स का जो ऊपर मैंने बताया था अभी, जो सेल बॉडी होती है, तो ये जो हम रेड से इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में जैसे मैंने बताया भी था अभी कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, तो ये बीच में जो राउंड शेप का है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसके अलावा जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे पौधों में शाखाएं बहुत सारी होती हैं, इसी प्रकार ये डेंड्राइट्स भी होते हैं। डेंड्राइट्स को भी हम ये एरो के माध्यम से बता रहे हैं, ये सारे हमारे डेंड्रॉइड्स हैं। और इसके अलावा हम न्यूक्लियस सेंटर में होता है, फिर हमारे एक्सॉन हिलक बोला जाता है। एक्सॉन हिलक वो पोर्शन होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस से जस्ट बिलो पे, यानी नेक बोल सकते हैं न्यूरॉन का, तो ये हमारे एक्सॉन हिलक होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सॉन हिलक के बाद एक्सोलीमा, एक्सोलीमा प्रोसेस होती है न्यूरॉन्स की। ये एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जो हम दिखा रहे हैं। ऐसे लगभग मिलियन और ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो ये बीच का जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्सॉन होता है। तो अभी मैंने बताया था अभी जस्ट पहले कि ये बहुत सारे एक्सॉन मिल करके एक बंडल बनाते हैं, जिनको नर्व बोलते हैं। वही नर्व होती हैं जो हमारे मैसेज को लेकर के जाती हैं। नेक्स्ट, एक्सॉन के बाद है न्यूरोलीमा। ये उसकी कवरिंग परत होती है। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर थोड़ा सा कवरिंग परत होगी, जिसको न्यूरो एंडीमा बोलते हैं। और इसके अलावा एक सेल्स भी इसमें बीच में छोटी सी पाई जाते हैं, जिसमें बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ सचवान सेल। ये जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा नोड ऑफ रैनवीर, कुछ एक्सॉन्स जो होते हैं बीच बीच में एक कटिंग शेप में होते हैं, जिनको हम यहाँ पे साइड में जहाँ पे कट एरिया होता है वहाँ पे नोड ऑफ रैनवीर बोलते हैं। कुछ प्लेन न्यूरॉन्स होते हैं, और किसी किसी न्यूरॉन्स में नोड ऑफ रैनवीर भी पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं माइलिन सीथ होता है, जो कवरिंग परत अब मैंने बताया एक्सॉन की, तो कवरिंग परत हमारे माइलिन सीथ बोलते हैं। नेक्स्ट होता है लास्ट में हमारा टर्मिनल बॉटम्स, ये वाला। तो ये टर्मिनल बॉटम्स हो गया। तो इस टर्मिनल बॉटम से क्या होता है कि सिनेप्टिक बल्ब पाया जाता है। अभी दिखाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे राउंड शेप में सबसे लास्ट में दिख रहे होंगे, मैं सर्कल करके भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने अभी राउंड किया, ये छोटे छोटे बल्ब हो गए जिसको टर्मिनल बॉटम्स लिखा हुआ है। ये यहाँ पे टर्मिनल बॉटम्स है। तो टर्मिनल बॉटम्स में छोटे छोटे बल्ब पाए जाते हैं जिनको सिनेप्टिक बल्ब प्रोसेस होते हैं। तो जब अगला न्यूरॉन से ये जुड़ता है तो इन्हीं बल्ब जो सिनेप्टिक बल्ब होते हैं, तो यहाँ पे सिनेप्टिक प्रोसेस यानी अगला जो हमारा नर्व होगा वो उसके डेंड्राइट्स इन्हीं सिनेप्टिक बल्ब से जुड़ता है, जो कि अगला न्यूरॉन इसी से कनेक्ट हो जाता है और मैसेज को कंटिन्यू आगे की ओर पास करते रहते हैं। तो ये था हमारा एक न्यूरॉन का, और उस न्यूरॉन्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या फंक्शन है, हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये जो एरो यहाँ पे लगा हुआ है एक्सॉन के पास में, तो एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस कंडक्शन। हम आपको फिर से एक बार बता दें, ये जैसे मैं एरो ये नीचे की ओर बना रहा हूँ, तो ये एरो हमारे पल्स को यानी कंडक्शन ऑफ द पल्स को इधर से ऊपर से डाउन की ओर लिखे जाते हैं। मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस की ओर से मैसेज हमारा एक्सॉन से होते हुए टर्मिनल बॉटम्स पे जाएगा नीचे, और टर्मिनल बॉटम से अगले न्यूरॉन पे पहुंच जाएगा, और ये मैसेज कंटिन्यू ऐसे पहुंचते पहुंचते हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर इसके बाद ब्रेन में। तो हमें कोई भी टच करेगा या फिर जो भी हम परसीव कर रहे हैं सेंसेशन, वो हमारा मैसेज तुरंत ब्रेन तक पहुंचेगा। नेक्स्ट हम न्यूरॉन की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, अब अभी जो मैंने पिक दिखाया तो उस न्यूरॉन्स में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स जनरेटेड एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इनमें एक प्रोसेस होती है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल इसका बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे जो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन का नर्व होंगे, ये ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की, इस लेयर को छोड़ करके इसके जस्ट नीचे वाली लेयर पे इसके सेंसरी इंडिंग्स होते हैं छोटे छोटे। तो जैसे ही हम टच करेंगे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, या मैं टच करूँगा या तो फिर कोई मुझे और टच करे, या तो फिर हम जैसे कि कोई चीज़ सूंघ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो नर्व इंडिंग होंगे नाक के पास, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे। जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो देखने के बाद वो जो नर्व इंडिंग हमारी ऑप्टिक नर्व पे होती हैं रेटिना के पास में, तो वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं। जब हम सुन रहे हैं कोई चीज़, तो सुनने के बाद यहाँ से जब हम साउंड का वेव होता है, तरंग होती है, वो हमारे कान के सबसे लास्ट में पहुँचेगी जहाँ पे इम्पल्सेस नर्व इम्पल्सेस होती हैं, तो वो वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं और फिर तुरंत के तुरंत वो ट्रांसमिट भी करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मीन्स कि हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत काम करने लगता है। नर्व इम्पल्सेस कैन बी इनिशिएट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि टॉर्च, लाइट, वेव। हाँ, अभी जस्ट इसका मैं इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन किया है। जैसे नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं तो इनिशिएट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया था कि जैसे मुझे किसी ने टच करेगा, कोई भी मुझे टच करेगा, तो उस जगह पे क्या होगा, जो हमारे नर्वस सिस्टम की नर्व इंडिंग होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जैसे मुझे कोई टच करेगा या फिर लाइट की वेव आ जाती है, जैसे कहीं पे अंधेरा होगा फिर उजाला आएगा, तो उस वेव से वो वेव जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो परसीव करते हैं और वो फिर सेंसेशन को ब्रेन तक तुरंत पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इनसाइड द बॉडी। अब इनसाइड द बॉडी की बात करते हैं। ये तो आउटसाइड द बॉडी था, कोई हमें टच करेगा, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, कोई चीज़ हम सूंघ रहे हैं, ये सब वो हमारे आउटसाइड द बॉडी हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी में कैसे काम करता है। इनसाइड द बॉडी का एग्जांपल है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारे जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में जाती है, लंग्स के जाने के बाद वो एल्वोलाई पे जाएगी, एल्वोलाई से फिल्टर होकर ब्लड में पहुंच जाती है। यानी ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो हमारे लंग्स से होकर के हमारे कहाँ पे पहुँचेगा, आर्टरीज और वेन्स पे।
फिर इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है कि जो टिश्यूज़ हमारे होते हैं वो कंटिन्यू रिस्पिरेशन करते हैं, वो टिश्यू में भी इंटरनल रिस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो बढ़ने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, अल्टर्ड रिस्पिरेशन। जैसे कि हमारे अगर ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा तो हमारे रिस्पिरेशन मूवमेंट को हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है तेज कर देता है, जिससे हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो जहाँ पे तुरंत ऑक्सीजन की डिमांड बराबर पहुँच जाती है। जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल बताया था कि जब हम बैठे हैं चुपचाप तो कोई बात नहीं, अगर हम बहुत तेज़ी से दौड़ के आ जाएंगे तो हमारा रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिस्पिरेशन अल्टर्ड होता है। तो ये भी इनसाइड द बॉडी चेंजेस होते हैं। थ्रू आउट में रिजल्ट इन वॉलेंट्री मूवमेंट, कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, कुछ इनवॉलेंट्री में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा न्यूरॉन्स था उसकी सेल बॉडी का। तो सेल बॉडीज़ क्या होते हैं? नर्व सेल्स वेरी कंसीडरेबल इन साइज एंड शेप। जो सेल बॉडी होती है तो क्या होता है, वेरी कंसीडरेबल इन साइज एंड शेप, साइप एंड सेज के हिसाब से वेरी कंसीडरेबल होते हैं, बट दे आर टू स्मॉल, ये लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, टू सीन बाय द नेक्ड आई। अगर हम डायरेक्टली उसको आँखों से देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे ये होते हैं। सेल बॉडीज फ्रॉम द ग्रे मैटर ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम आर फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन एंड द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम में कुछ ग्रे मैटर भी पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। जब सेल बॉडी ढेर सारी मिलती हैं तो वो न्यूक्लियस का फॉर्म करती हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम न्यूक्लियस बोलेंगे, एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत सारे जो कंटिन्यू मिल करके जो गैंग्लियन बनाते हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होता है। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है कि आपको गैंग्लियन जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, और जो न्यूक्लियस होता है तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पाया जाता है। तो ये था हमारे जो एक न्यूरॉन्स पे जो बॉडी पाई जाती है, जो सबसे ऊपर टॉप पे थी, उसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि एक्सॉन क्या होते हैं और डेंड्राइट्स क्या होते हैं। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज़, जो हमारे सेल बॉडी को एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्सॉन हो गया तो ऊपर डेंड्राइट होंगे, और डेंड्राइट के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, यहाँ पे ऊपर सेल बॉडी होगी तो उसको ये एक्सटेंशन यानी सीधा रखने में काम करते हैं। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम द वाइट मैटर, ग्रे मैटर वाइट मैटर होते हैं, मैं अभी इनको बताऊंगा, ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं। तो ये वाइट मैटर में क्या काम करते हैं? एंड फ्रॉम द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्सॉन आर फाउंड डीप इन द ब्रेन। तो जो एक्सॉन्स होते हैं तो हमारे जो ब्रेन में यानी हमारे जो दिमाग होता है तो उसमें बहुत अंदर यानी डीप में ये पाए जाते हैं, और ग्रुप में होते हैं जिनको हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। आगे हम ट्रैक्ट्स बताएंगे कौन कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये बहुत सारे नंबर्स में होंगे और ये वाइट मैटर में होंगे, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट्स। एट द पेरिफेरल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो दे आर रिफर्ड टू एज अ नर्व, तो इनको हम नर्व बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि खूब सारे एक्सॉन्स मिल करके नर्व का निर्माण करती हैं, नर्व का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको हम नर्व फाइबर बोलते हैं, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी एक्सॉन्स हमारे दोनों जगह पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी और पेरिफेरल पे। तो जो सेंट्रल पे होते हैं तो वो ट्रैक्ट्स बनाते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होते हैं वो नर्व फाइबर बनाते हैं। तो ये था हमारा एक्सॉन्स। नेक्स्ट हम एक्सॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच नर्व सेल हैज़ ओनली वन एक्सॉन, एक्सॉन मतलब एक स्टेम बोल सकते हैं इसको। तो प्रत्येक जो नर्व सेल्स होती है उसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन पाया जाता है, विच बिगिंस एट अ टैपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी
द एक्सॉन हिलक जो नेक के पास था मैंने बताया, दे यूजुअली लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होती हैं, जो ब्रांच, जो शाखाएं लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तो ये क्या होता है, उनसे लॉन्ग होते हैं। यानी डेंड्राइट्स की जो शाखाएं होंगी छोटी छोटी होंगी, एक्सॉन्स जो उसका स्टेम होता है, मेन तना होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। समटाइम्स लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर। ये एक्सॉन्स कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, कहाँ पे अभी हम बताएंगे। तो वो लगभग 100 सेंटीमीटर लंबे तक भी एक्सॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंड्राइट्स का। तो एक्सॉन्स के बारे में भी मैंने बता दिया, कई सारे एक्सॉन मिल करके क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे। और ब्रेन के अंदर ये एक्सॉन डेंड्राइट मिल के ट्रैक्ट्स बनाते हैं, और ब्रेन के बाहर नर्व बनाते हैं। और डेंड्राइट्स क्या क्या हैं और इनका क्या प्रोसेस है, हम इनका भी डिस्क्रिप्शन करते हैं। These are many short process of receive and carry incoming impulses toward cell body। यानी डेंड्राइट जो ब्रांच, जो शाखाएं जैसे कि स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, यानी काफ़ी छोटी प्रोसेस होती है। एंड रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवार्ड्स द सेल बॉडी। मैंने भी बताया था कि जो डेंड्राइट होगा, एक डेंड्राइट दूसरे एक्सॉन से ऐसे जुड़ेगा, तो ये मैसेज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कंटिन्यू ले करके जाते हैं। तो ये मैसेज को पहले रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स। जैसे ये कोई मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे एक पेन ये जो मेरे पास है, ये एक सेल है, और दूसरा एक हमारा न्यूरॉन्स इधर का है, तो दो न्यूरॉन्स हो गए। तो इधर से ऊपर की ओर से मैसेज आया यहाँ तक, तो ये जो डेंड्राइट्स प्रोसेस होती है, यहाँ पे सिनप्स, जहाँ पे ये जॉइंट होता है, तो यहाँ पे सिनेप्टिक प्रोसेस होती है। तो ये इम्पल्सेस को यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से रिसीव कर देंगे, फिर सेल बॉडी, अगले वाले जो हमारा न्यूरॉन होगा उसकी सेल बॉडी की तरफ ये मैसेज को भेजते हैं। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज एक्सॉन। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं एक्सॉन की तरह ही होते हैं, बट आर यूजुअली शॉर्टर एंड ब्रांचिंग। लेकिन ये छोटे होते हैं और ब्रांच यानी शाखाओं में ये पाए जाते हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स, अगर हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करेंगे, डेंड्राइट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ सिनप्सिस, जो मैंने बताया था कि सिनप्सिस प्रोसेस होते हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। एंड इन सेंसेसरी न्यूरॉन्स दे फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे जहाँ पे जुड़ते हैं वो उनको सेंसरी रिसेप्टर बोला जाता है। और इसके अलावा जो हमारा स्केलेटल मसल्स, जैसे कि कोई एक्शन पोटेंशियल यानी मोटर नर्व्स काम करने वाली होंगी, तो उसमें सिनेप्टिक प्रोसेस बोली जाती है। रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, जो कि हमारे स्पेसिफिक स्टिमुलाई को कवर करते हैं। अब हम एक पिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक न्यूरॉन्स है जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कैसे अटैच होता है। तो यहाँ पे ये हम राउंड सर्कल में आपको बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, तो ये एक सिनेप्टिक जो बल्ब होता है, तो वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होता है। अब उस अटैचमेंट को और अगर नज़दीक से देखेंगे तो ये राउंड सर्कल के अंदर जो फिगर दिख रहा है, इस टाइप का अटैचमेंट इसमें से बनता है। तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये बीच में ऊपर से एक न्यूरॉन्स होगा और दूसरे साइड से डेंड्राइट्स होंगे। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, तो उसी पे ही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिससे हमारा नर्व सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द नर्व इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल। जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो कैसे एक्शन में आते हैं, यानी हम तुरंत स्टिमुलेशन होने के बाद, जैसे मैंने यहाँ टच किया, तो तुरंत स्टिमुलेशन होने के बाद ये तुरंत कैसे मैसेज को कन्वे करते हैं आगे की ओर। एन इम्पल्सेस टू इनिशिएट बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। मैंने अभी फिर बता रहा हूँ कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो स्टिमुलेशन, जैसे किसी ने मुझे
टच किया तो वहाँ की जो इंडिंग्स होंगी वो स्टिमुलेट होती हैं, और बाई अ पासेज ऑफ एन इम्पल्सेस फ्रॉम अनदर नर्व, और ये जैसे ही स्टिमुलेट होंगी तो यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होंगी, जिस इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है, तो वो फिर अनदर नर्व की ओर ये इम्पल्सेस को पास करता है। इट्स फाइबर कैन कंडक्ट इम्पल्सेस, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इम्पल्सेस कैसे ले जाते हैं उसका एक एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स एट द रेट ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड। अब ये सोचिए इसकी कितनी तेज़ी से रफ्तार होती है इसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, 130 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हम यहाँ से लेकर के कंधे तक, अगर ऊपर गर्दन तक भी नापेंगे ना तो 1 से 1.5 मीटर ही होगा, जबकि इसकी रफ्तार होती है 130 मीटर पर सेकेंड। यानी हम टच करेंगे कि नहीं कि तुरंत मैसेज ब्रेन में पहुँचेगा, यानी विदिन मतलब कुछ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का भी आधा हिस्सा भी ना लगेगा समय लगने पे, इतनी तेज़ स्पीड होती है इलेक्ट्रिकल हमारे चार्ज की। वाइल द स्लोएस्ट इम्पल्स ट्रेवल 0.5 मीटर पर सेकेंड, अगर हमारा बहुत स्लो हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तब भी हमारा आधा मीटर पर सेकेंड तो होती ही होती है रफ्तार। अगर फास्ट में हम देखेंगे तो 130 मीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। ये एक फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। हम एक स्क्वायर सर्कल में बता रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्कल के अंदर पॉजिटिव आपको प्लस प्लस करके 4 दिखाई दे रहे होंगे, तो इन प्लस प्लस ये हमारा इम्पल्सेस होता है जो कि स्टिमुलेट होने के बाद जनरेट हो रहा है। तो ये जनरेट होने के बाद फिर ये तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। 3 फिगर हैं, आप प्लस प्लस वाला बीच में येलो पोर्शन देखिए, उसमें थोड़ा सा बढ़ा है, फिर बीच वाले में और ज़्यादा, फिर तीसरे पोस्टर में और ज़्यादा। तो ये 130 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जिससे हमें तुरंत ब्रेन में एहसास हो जाता है। नेक्स्ट ये जो फिगर में था इसमें दिया भी हुआ है, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसमिशन। जो एरो था वो इंडिकेट करता है कि हमारे इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा है। नेक्स्ट सिनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हम इनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्स तो एक प्रोसेस होती है जिसमें से एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन से जुड़ता है, और न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, वो तुरंत रिलीज होते हैं, तो रिलीज होने पर ये हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत वर्क करने लगता है। देयर इज ऑलवेज मोर देन 1 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन एंड इट्स डेस्टिनेशन। मतलब एक से बहुत सारे मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरे एंड पे पहुंचाने के लिए। वेदर इट्स सेंसरी और मोटर, ये चाहे फिर सेंसेशन को लेके जा रहा हो चाहे फिर मोटर का काम हो रहा हो। देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज न्यूरॉन्स, इनमें हमारे जो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है इन न्यूरॉन्स के बीच में। द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्सेस पासेस फ्रॉम वन टू अनदर एट द सिनेप्स, एक जो न्यूरॉन्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज कैसे करता है, सिनेप्स प्रोसेस की तरह। अभी मैं इसका कई बार बता चुका हूँ अभी कि एक न्यूरॉन्स होगा जो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, उस जुड़ने की प्रोसेस को सिनेप्स बोलते हैं, और जो सिनेप्स की बीच की जो थोड़ी सी स्पेस जो जगह रह जाती है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। उसी जगह पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होता है। एट इट्स फ्री एंड द एक्सॉन ऑफ पैरासिनेप्टिक न्यूरॉन्स ब्रेक अप इनटू minute branch that terminate the small swelling called synaptic knob। डेंड्राइट्स के सबसे लास्ट में एक छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर थे, मैंने अभी दिखाया भी था, तो वो सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं या फिर टर्मिनल बॉटम्स कहलाते हैं। दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द डेंड्राइट्स, जो कि डेंड्राइट्स से बहुत नज़दीक में आने से क्या होता है, एंड द सेल बॉडी ऑफ द post synaptic neurons, the space between them the synaptic cleft।
तो जो सिनेप्टिक प्रोसेस होता है, जो बीच बीच में स्पेस जो येलो फिगर दिखाया था, तो उस बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक नोब कंटेन स्फेरिकल सिनेप्टिक वेसिकल्स। जो सिनेप्टिक नोब होते हैं, जो बल्ब जैसा दिखाया था, तो उन सिनेप्टिक नोब में क्या होता है कि हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, विच स्टोर अ केमिकल्स, जो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर अभी बताया था। तो इन ये जो सिनेप्टिक नोब होते हैं, उन सिनेप्टिक नोब पे क्या होता है, केमिकल्स स्टोर करके रखते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यही केमिकल्स, वो जो बीच में स्पेस था, तो उस स्पेस पे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो जगह है, उस जगह पे ये अपना सीक्रेशन को रिलीज कर देते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। अब ये रिलीज़ करने के बाद की आगे की प्रोसेस क्या है। द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड नॉर एड्रेनालिन। अब ये कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो सिनेप्टिक नोब में हमारे स्टोर होते हैं, उनके नाम कौन कौन से होते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, उसको हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। पहला होता है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रेनालिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। डोपामिन होता है, हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है, गामा इम्यूनोब्यूरिक एसिड भी होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, एंड एनकेफेलिन्स होता है, एंड्रोफिन्स होता है। ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे सिनेप्टिक नोब यानी बल्ब जैसे जो स्ट्रक्चर थे न्यूरॉन में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। रोल फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ द ब्रेन सिग्नल। अब जैसे कि कोई दर्द हो रहा होगा किसी जगह पे, और दर्द होने के अलावा बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो उन कौन कौन से केमिकल रिलीज होने पे क्या क्या एक्शन होता है, वो इस हम चार्ट से समझते हैं। देखिए इसमें जो पहला है ऊपर सोमैटिक यानी मोटर नर्व। तो मोटर नर्व में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, तो इसमें सिर्फ एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे उंगलियों को सीधा करना है, मैं तुरंत सीधा किया, तो जैसे ही मैंने सोचा, सोचने के बाद तुरंत यहाँ पे गया, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो होंगे, तो वो एसिटाइल कोलिन एक केमिकल्स होता है जो सिनेप्टिक बल्ब में, वो तुरंत रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद हमारी स्केलेटल मसल्स तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और हम तुरंत काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो बीच में रिलीज होते हैं। कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो उसमें से हम बता रहे हैं आपको। पहला होता है सिंपैथेटिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, फिर इसके बाद है न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है वो नॉर एड्रेनालिन। तो जिसमें नॉर एड्रेनालिन जितना रिलीज होगा उतना ही जल्दी जल्दी हमारा हार्ट पंप करेगा, और जितना कम हो जाएगा उतना कम पंप करेगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड के लिए। इसमें एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा, तो हमारा तुरंत जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो तुरंत पसीना बनाने लगते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डाइलोट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाता है। तो ये सारे फंक्शन हैं जो हमारा इसमें से काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन के बाद। नेक्स्ट है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट इनटू द ब्लड। कभी कभी ये ब्लड में भी सीक्रेशंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कैपिलरीज होते हैं उनका रेगुलेशन होता है, यानी कितना डायलेट होना है, कितना कम होना है। नेक्स्ट इसी में एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है वो स्मूथ मसल्स और जो हमारे हार्ट ग्लैंड को होता है उनको भी कंट्रोल करते हैं। ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक नर्व कैरी इम्पल्सेस डायरेक्टली टू द सिनेप्टिक एंड स्केलेटल मसल्स। जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं, तो सोमैटिक नर्व्स हमारे जो इम्पल्सेस को डायरेक्टली हमारे स्केलेटल मसल्स पे हमारा मैसेज पहुंचाती हैं। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्टिमुलेट देम टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा सोमैटिक नर्व ये तुरंत हमारे कोई भी मस्कुलर सिस्टम की जो मसल्स होती है उसको हमारा तुरंत स्टिमुलेट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जैसे मैं कितनी बार एग्जांपल सेम चीज़ का दे चुका हूँ। जैसे कि मैं अभी तुरंत अगर हाथ को सीधा करूँ ना या ऐसे ऐसे मोड़ना चाहूँ तो मोड़ ले रहा हूँ, ये तुरंत हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैसेज तुरंत स्केलेटल मसल्स को पहुँचता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है। एफरेंट इम्पल्सेस ट्रेवल एलोंग टू न्यूरॉन्स, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे पाए जाते हैं।
द अक्रॉस टू सिनेप्सिस टू द effector organs, example smooth muscles and glands in the both and sympathetic and parasympathetic division। इनमें जो हमारा ऑटोनॉमिक होते हैं ये ग्लैंड्स में और स्मूथ मसल्स में ये दो टाइप से काम करते हैं। कुछ स्टिमुलेशन का काम करेंगे जैसे सिंपैथेटिक, और कुछ उसको डाउन करने का जैसे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है। तो इस टाइप से मिल करके ये काम करते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। पहला नंबर हमने सबसे पहले उसका एक न्यूरॉन्स पढ़ा। नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन से कैसे मिलता है सिनेप्टिक प्रोसेस से। सिनेप्टिक प्रोसेस का जो सिनेप्टिक बल्ब होता है उसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन कौन से केमिकल स्टोर होते हैं, उन केमिकल्स का क्या काम होता है वो आज हमने पढ़ा। और इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में नर्वस सिस्टम का एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे। सो थैंक यू।